अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लीना शिगरी। आज साबिक वजीर आजम इमरान खान से चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर खान ने बैरिस्टर सैफ के हमरा अडियाला जेल में मुलाकात करके हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की इजाजत ली। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात तो जारी हैं, बट बहरहाल इत्तलात कुछ ये है कि अभी डेडलॉक बरकरार है। हुकूमत तहरीक इंसाफ को डी चौक के बजाय 2 दिन पेशावर मोड़ पर धरना देने और तीसरे रोज यानी कि 28 नवंबर को जलसा करके एहतजाज खत्म करने की यकीन दहानी मांगी है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम अज कम 7 रोज तक अपना एहतजाज जारी रखना चाहती है। ये इनकी एक स्लो एंड स्टेडी स्ट्रैटेजी है जिसके तहत ये एहतजाज कर रहे हैं। और पीटीआई की क़यादत इस बात पर भी गौर कर रही है कि डी चौक से अगर तो पीछे हटते हैं तो फिर मुतालबात की मंजूरी पर पड़ने वाले असरात क्या होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत समझती है कि बानी पीटीआई समेत तमाम कैदियों की रिहाई का मुतालबा पूरा होने तक वापसी का इरादा नहीं करना चाहिए। तहरीक इंसाफ के एतमाद की वजह बहरहाल ये भी है कि फाइनल कॉल हुकूमत के लिए आसाब शिकन साबित हो रही है। ऐसा मालूम होता कि तहरीक इंसाफ के कप्तान ने हुकूमत के साथ T20 खेलने के बजाय टेस्ट मैच खेलने का फैसला किया है। तहरीक इंसाफ की जानिब से इस एहतजाज को तूल देने की हिकमत अमली ने हुकूमत को बेचैनी का शिकार कर रखा है। कंटेनर्स के हिसार में किलाबंद हुकूमत उस वक्त ही बैकफुट पर बहरहाल चली गई थी जब उसने पूरे मुल्क की मोटरवेज शाहराहों को बंद करने का हुक्म दिया था। किसी भी एहतजाजी तहरीक का हतमी जो मकसद है वो निज़ामे जिंदगी को मफलूज करना होता है, जो खुद हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को प्लेट में रख कर दे दिया है। हुकूमतें कभी भी इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट नहीं करती और हमेशा उनकी कोशिश होती है कि और होनी चाहिए कि वो लोगों की जिंदगियों को स्मूथ बनाए, आसान बनाए। जुड़वा शहरों में इस वक्त जो अशिया खुर्दनोश की तलब और रसद है वो भी शदीद हद तक मुतासर हो रही है, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। खदशात है कि अगर सूरत हाल यूं ही बरकरार रही तो अगले चंद रोज में अशिया खुर्दनोश की शदीद किल्लत भी पैदा हो सकती है। ताजिर बरादरी से लेकर यौमिया उजरत पर काम करने वाला सब ही इस पूरी सिचुएशन से शदीद मुतासर है, शदीद परेशान है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब कहते हैं कि एहतजाज के बायस रोजाना 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। आईटी और टेलीकॉम के शोबे में नुकसानात इसके अलावा हैं। वो 190 बिलियन रुपए पर डे, 190 बिलियन रुपीस पर डे। और इसके कई मैंने सारे पहलू उसमें आपको बता चुका हूं कि जीडीपी और टैक्स रेवेन्यूज का और जो बिजनेस डिस्ट्रप्शन है, जो एक्सपोर्ट का लॉस है, जो आईटी सर्विसेज का लॉस है, इन सब को अगर हम मिलाएं तो 190 बिलियन रुपए पर डे। नाज़रीन, एक तरफ अगर हुकूमत बौखलाहट का शिकार नजर आती है तो दूसरी तरफ ऑपोजिशन की हटदर्मी दीदनी है। कौमी मफादात पर एहतजाज करने का जवाब पेश किया जा सकता है, मगर इनफरादी मकासद के लिए निज़ाम जिंदगी को मफलूज कर देना किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। कैदियों की रिहाई का बहरहाल एक प्रोसेस होता है। अगर एक सियासी जमात एहतजाज के जरिए अपने कैदियों को रिहा करवाने में कामयाब हो जाती है तो फिर ये एक रिवायत बन जाएगी, एक ट्रेंड बन जाएगा और फिर फैसले अदालतों के बजाय सड़कों पर हुआ करेंगे। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज के आगाज से कबल 3 मुतालबात आपको याद होगा कि रखे थे, जिनमें साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की रिहाई बहरहाल शामिल नहीं थी, मगर अब नजर आ रहा है कि एहतजाज का बुनियादी मकसद ही बानी पीटीआई की रिहाई है। बुशरा बीबी ने एहतजाज से खिताब करते हुए कहा कि जब तक खान हमारे पास नहीं आ जाएंगे हमें मार्च खत्म नहीं करना। मैं आखिरी सांस तक वहां खड़ी रहूंगी, आप लोगों ने मेरा साथ देना है। जब तक खान हमारे पास नहीं आ जाएंगे हम इस मार्च को खत्म नहीं करना। मैं अपने आखिरी सांस तक वहां खड़ी रहूंगी, आप लोगों ने मेरा साथ देना है। रियासत के गुज़िश्ता 2.5 साल के इक़दामात देखे जाएं तो इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया गया है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत से बाहर निकलने के बाद गैर जमहूरी इक़दामात का एक सिलसिला शुरू हुआ जो इंतखाबी निशान के छीने जाने से होता हुआ आज तक जारी है। रियासती सख्त पॉलिसी का नतीजा ये निकला कि आज पीटीआई के वोटर्स सपोर्टर्स अपनी पार्टी की आदत से भी ज्यादा पुरजोश है। सख्त रियासती पॉलिसी से वक्ती फवायद तो हासिल किए जा सकते हैं, मगर इसके दूरस नुकसानात जरूर होते हैं, शदीद कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इंटरनेशनल मीडिया मौजूदा एहतजाज को बड़ी कवरेज दे रहा है और लिहाजा मौजूदा सूरत हाल किसी तौर पर पाकिस्तान के इमेज के लिए अच्छी नहीं है, खासकर उस वक्त जब आप पूरी दुनिया को मुल्क में सरमायाकारी करने के लिए कायल कर रहे हों। पाकिस्तानी जो तारकीन वतन हैं, खुसूसन अमरीका में जो मुकीम पाकिस्तानी हैं, वो पहले ही बानी पीटीआई के लिए एक कामयाब लॉबिंग कर रहे हैं और 24 नवंबर की फाइनल कॉल पर भी समंदर पार पाकिस्तानियों ने दुनिया भर में मौसर एहतजाज किया। हुकूमत इस तमाम तर जो तासुर है उसको ज़ायल करने के बजाय मजीद सख्ती की बातें करती है और ये इंटरनेशनल जो अटेंशन
इलेक्शन है वो ऑटोमेटिकली ड्रॉ होती है। इसका लॉबिंग की भी मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है किसी भी सियासी जमात या उसके सपोर्टर्स वोटर्स को। मेरे ख्याल से आपकी जो ये सख्त जो एक्सट्रीम मेजर्स है और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स है जो कि आप अपने ही शहरियों के खिलाफ उठा रहे हैं, वो इटसेल्फ एक कंडेमनेशन इंटरनेशनल लेवल पे खुद ही वो ड्रॉ करती हुई दिखाई देती है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की बात करें, वो अगेन अपने सख्त लहजा इस्तेमाल जिस तरह से करती हैं और तहरीक इंसाफ के एहतजाज को भी उन्होंने मुसल्लह दहशतगर्दी की कोशिश करार दिया। और साथ साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की बात करें तो वो कहते हैं कि मुल्क जब भी तरक्की की मनाजिल तय कर रहा होता है तो जो शरपसंद हैं वो जलाओ घराओ शुरू कर देना। वजीर इत्तलात आजमा बुखारी साहिबा की भी बात करें, उन्होंने आज मीडिया टॉक करते हुए कहा कि जिन बेशर्मों के अपने सूबे में लोग मर रहे हों वो दूसरे सूबे में आकर लोगों को मार रहे हैं और कहते हैं कि ये हमारा सियासी हक है। बट बहरहाल खवातीन हैं और फिर वो खवातीन जो हैं वो एक खातून को टारगेट कर रही हैं। बुशरा बीबी के हवाले से वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी साहिबा कहती है कि जल्लाद साहिबा आज सुल्ताना डाकू बनी हुई हैं। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आ रही कि उनके अपने सूबे के अंदर लोग मर रहे हैं, तुम दूसरे सूबों के अंदर आके लोगों को मार रहे हो और कह रहे हो हमारा सियासी हक है। फिर वो जल्लाद साहिबा निकली हुई है, वो एक लहदा सुल्ताना डाकू बनी हुई है, आप उकसा रही हैं लोगों को। आपके बेटे कहाँ हैं? हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में रऊफ हसन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेंबर कोर कमेटी। रऊफ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम अलीना, थैंक यू सर फॉर टेकिंग टाइम आउट। रऊफ साहब, सबसे पहले तो ये जरूर जानना चाहेंगे कि 24 नवंबर की ये फाइनल कॉल थी, लेकिन आज 25 नवंबर है। आज सब कुछ आप देख रहे हैं पिछले 2-4 रोज से जिस तरह से हुकूमत ने लास्ट वीक से ही बंद सब कुछ किया हुआ है। वाज इट पार्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रैटेजी कि ये एक स्लो एंड स्टेडी गो स्लो वाली एक पॉलिसी होगी, आराम से पहुंचा जाएगा और 24 नवंबर से फिर ये 4-6 दिन में भी एक तब्दील हो सकता है ये जो प्रोटेस्ट है? थैंक यू अलीना वंस अगेन। देखिए, हमारा प्रोटेस्ट मार्च है उसके इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही कम से कम पार्टली उसके मकासद जो हैं वो हुकूमत ने हमारी प्लेट में डाल दिए थे। मुल्क को ना सिर्फ पूरे मुल्क को लॉकडाउन किया हुआ है, मतलब सारा मुल्क जो है वो कंटेनरिस्तान का जो है ना वो एक शक्ल में तब्दील कर दिया गया है। कोई गली कोई पूछा वो इन्होंने नहीं छोड़ा जहाँ के इन्होंने कंटेनर्स नहीं खड़े किए, मोटरवेज बंद कर दिए। जिसको आप अपनी जीत कह रहे हैं वो अल्टीमेटली मुल्क की हार है, मुल्क की इकोनॉमी की हार है, वो मुल्क के लोगों की हार है, क्योंकि सारी चीजें डिस्टर्ब हो गई हैं जिंदगी। तो ये इसकी जिम्मेदारी जो है वो 150% हुकूमत के कंधों के ऊपर आती है। हम उसमें शरीक नहीं है बिल्कुल। ना हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जी मुल्क को किसी किस्म का गुज़न पहुंचे। हम तो इंतहाई लेजिटिमेट डिमांड्स लेके चले हुए हैं और इनको बहुत मौका दिया था कि ये वो उनको कंसीड करें, बिकॉज बेसिकली वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स हैं, वो लीगल डिमांड्स हैं, वो ऐसी डिमांड्स हैं जिनको कि कोई डिनाई नहीं कर सकता। और आज जो इस मार्च को रिस्पॉन्स मिल रहा है सारी दुनिया में, आप किसी भी कैपिटल की बात करें, इस वक्त लंदन में देखिए वो चौक होया हुआ है, न्यूयॉर्क चौक होया हुआ है, डीसी चौक होया हुआ है, और भी सारे मुल्क के और दुनिया का मीडिया आप देखिए, वो कोई ऐसा अखबार कोई ऐसा टेलीविजन चैनल नहीं है जो इसको लीड स्टोरी के तौर के ऊपर नहीं बता रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा मीडिया जो है इसके ऊपर बिल्कुल साइलेंट है। मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, आपको ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन ये हुकूमत ने इंतहाई मतलब गैर मुनासिब किस्म की स्ट्रैटेजी जो है वो अडॉप्ट की है और सारा मुल्क जो है लॉकडाउन कर दिया, जिसका इल्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के कारिंदों के सर आता है और किसी के सर नहीं आता। रऊफ साहब, साइमल्टेनियसली लाइक आई मेंशन्ड इन द स्टार्ट के मुज़ाकरात की भी खबरें आ रही हैं। गौहर खान साहब, शिबली फराज साहब, असद कैसर साहब, हुकूमती टीम से भी, हुकूमती जो मुज़ाकराती उनकी जानिब से जो रिप्रेजेंटेशन है, अमीर मकाम साहब जो कर रहे हैं, अयाज सादिक साहब हैं, मोहसिन नकवी साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, उनसे मुज़ाकरात हो रही हैं। मुज़ाकरात कहाँ तक पहुंचे हैं बाय द वे? देखिए, मुझे पता चला था कि गौर साहब और बैरिस्टर सैफ जो हैं वो गए थे आज सुबह दोपहर को अडियाला गए थे इमरान खान साहब की इजाज़त लेने के लिए। मेरा ख्याल है कि कल शाम को अयाज सादिक साहब ने कोई इनिशिएटिव लिया था जिसकी बेसिस के ऊपर इनको कोई पेशकश की गई थी। तो अब ये मेरे इल्म नहीं है कि लेकिन अगर आज भी अगर गौर खान साहब मुलाकात के लिए और 1.5 घंटा जो कि मुलाकात, एक तवील मुलाकात वो इमरान खान साहब से करते हैं और वो भी आज मुलाकात का दिन नहीं था, तो नेचुरली किसी न किसी हद तक कोई कंसेशंस आप लोग को इस नौयत के भी मिल रहे हैं कि आप लोग मुलाकात भी कर रहे हैं और इमरान खान साहब तक कोई पैगाम भी जा रहा है?
देखें, एक तो वो मुलाकात का दिन इसलिए था जी कि आज वकला की मुलाकात होती है मंडे को, सो आज मंडे था, तो इसलिए ये दोनों वकला हैं, गौर भी और बैरिस्टर साहब भी दोनों वकला हैं, सो इसलिए उनकी मुलाकात बनती थी। लेकिन मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, और मैं जैसा कि मैंने अर्ज किया है कि वो नहीं है। देखिए, बातचीत का रास्ता कभी कोई पोलिटिकल पार्टी बंद नहीं कर सकती। अब फैसला ये करना होता है अलीना कि किससे बात करनी है। बात उससे की जाती है जिससे बातचीत जो है वो फायदामंद हो, वो सूदमंद हो और वो मीनिंगफुल हो। ये जो लोग हैं जो कि पपेट्स हैं, ये लोगों से बातचीत करने का क्या मकसद, क्या फायदा होगा? अल्टीमेटली ये क्या देने की साहब, कोशिश है? सियासी मामलात का हल सियासी ही होता है और सियासतदानों ने ही निकालना है। आप क्यों उनकी तरफ? ये आप सियासी सही कह रहे हैं। सियासतदान जो हैं वो चोरी शुदा मैंडेट की बेसिस पे हुकूमत नहीं करते। उनकी कोई इज्जत नफ्स होती है। इतना बड़ा डाका डाल के जो बंदा बैठा होता है, मैं उनको सियासतदान नहीं कहूंगा। ये डाकू हैं, इन्होंने मैंडेट के ऊपर डाका डाला हुआ है बीबी। पर रऊफ साहब, देर बहरहाल जिस तरह से भी वो मुल्क इस वक्त चला रहे हैं और वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि मुल्क जब भी तरक्की की मनाजिल तय करने लगता है तो जो इंतशारी लोग हैं, जो शरपसंद अनासर हैं, वो मुल्क को डिसरप्ट करने के लिए, वो मुल्क की में जलाओ घिराव क्रिएट करने के लिए, पैदा करने के लिए वो बाहर आ जाते हैं। 2014 में भी इसी किस्म की सिचुएशन देखी गई और एक बार फिर अब इस किस्म के हालात की तरफ जब वो समझते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कि मुल्क जब तरक्की कर रहा है, सो व्हाई वुड यू वांट कि मुल्क जो है इट बिकम्स होस्टेज और आप अपने पॉलिटिकल जब भी एक सेटबैक का सामना करें तो फिर मामलात जो है वो उनको सड़कों पर लेकर आया जाए और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सड़कों पर ही फैसले हो? नंबर एक, तरक्की की मनाजिल का आपने जिक्र किया अभी भी। मैं आई वुड हैव लव्ड टू नो कि अगर वो तरक्की की मनाजिल भी गिनवा देते। हम जब गए थे तो 6.1 जीडीपी था, ग्रोथ हमारी थी। ठीक है जी, इस वक्त क्या है? हम जब थे तो बैंकरप्सी का कोई दूर दूर तक कोई शायबा नहीं था। आज मुल्क जो है वो टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुका हुआ है। ये टेररिज्म जो थी, क्या आपको ये हमारे वक्तों में टेररिज्म नजर आया था? ये इसका खात्मा कर दिया गया था। मुल्क में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से वो हमारे ही लोग हैं जो शहीद हो रहे हैं कि ये नहीं होता। और भी आप देखिए, किसी भी पब्लिक सतह के ऊपर आप पॉलिसीज की बात करें तो उसमें से क्या मिल रहा है पाकिस्तान के पिसे हुए अवाम को? कुछ भी नहीं मिल रहा। तो नंबर एक, सियासतदान कहलाने की सिक्योरिटी सिचुएशन, इवन खैबर पख्तूनख्वा जहां पर आपकी इस वक्त सियासी जमात की हुकूमत है, दैट प्रोविंस इज बेरिंग द मोस्ट ब्रंट, और अली अमीन गंडापुर साहब जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उस सूबे के, उन पर शदीद क्रिटिसिज्म का उनको सामना है कि वो मौजूदा लॉ एंड ऑर्डर के हालात को छोड़कर जहां पे कुर्रम और जहां पे पारा चिनार की सिचुएशन इस वक्त आपके सामने है, जो लोग वहां पर शहीद जिस तरह से किए जा रहे हैं और जिस किस्म की सूरत हाल है, वो छोड़कर वो इस एहतजाज और इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने हुए हैं। देखिए, ये मुनासिब नहीं था कि आप इस किस्म का इल्जाम लगाती। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इल्जाम नहीं, मैं बता रही हूँ क्योंकि हुकूमत को जवाब मिला है ये कहने का। चीफ मिनिस्टर साहब ने सीनियर वज़रा और ऑफिसर्स के ऊपर मुश्तमिल एक टीम बनाई थी जिन्होंने जाके अहले तशी के साथ बातचीत की है। उसके बाद वो वापस आए, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट दी और वो दोबारा आज गए हुए हैं दूसरे फरीक के साथ बातचीत करने। गवर्नमेंट ऑफ केपी फुली इन्वॉल्व है और एक सीज फायर जो है वो हो चुकी हुई है। और उसके बाद अब हमारी कोशिश ये है, गवर्नमेंट ऑफ केपी की और चीफ मिनिस्टर साहब की कोशिश है कि इस मसले का परमानेंट हल निकाला जाए। ये कोई नया मसला नहीं है, ये बहुत देर से सिमर कर रहा है, ये साल से सिमर कर रहा है, लेकिन किसी हुकूमत ने इसके ऊपर नहीं अटेंड किया कि इसका एक परमानेंट हल जो तलाश किया जाए। इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ केपी कोशिश कर रही है वो यही है कि जी इसको परमानेंट बुनियादों के ऊपर इसको हल किया जाए, और हमें उम्मीद है कि अनकरीब इंशाअल्लाह ताला हम लोग इसका परमानेंट हल जो है वो तलाश कर लेंगे। तो ये कहना कि जी केपी की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला जो है ये एक पुरअमन तरीके से अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे। वुड यू सजेस्ट योर पार्टी एज वेल, आप कोर कमेटी में भी आप ये सजेस्ट क्या करना चाहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भी मद्देनजर रखते हुए इस वक्त जो कि इस वक्त सबका फोकस इस पर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मुल्क डिस्टेबलाइज हो रहा है या मुल्क इंस्टेबिलिटी का शिकार मजीद होता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो मजीद एग्रेवेट होती है, तो इससे किसी का फायदा नहीं है और इससे एक थर्ड फोर्स जो है वो जरूर इसका फायदा उठाते हुए जरूर नजर आ सकती है। सो वुड यू वांट कि एक एपीसी बुलाई जाए, सब सियासी जो एंटिटीज है, तमाम स्टेक होल्डर्स, बल्कि नॉट जस्ट पॉलिटिकल एंटिटीज, वो सब एक पेज पर आके इस मसले से एक मसले का हल निकालने की तरफ आए? आपको याद होगा 2014 में भी जब साने एपीएस हुआ था तो नून लीग की हुकूमत थी वफाक में, लेकिन बावजूद उसके एपीसी बुलाई गई और नेशनल एक्शन प्लान जो है वो बनाया गया।
देखिए, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है कि खुदा अनफॉर्चुनेटली इस वक्त इस किस्म की तशद्दुद कार्रवाइयाँ इस मुल्क में हो रही हैं। ये हमारे वक्त में नहीं था, हम इन चीज़ों को एड्रेस कर चुके थे, हल कर चुके हुए थे। अब अगर ये APC वगैरह या कोई और प्रपोजल जो है ये मेरी सतह के ऊपर तो पॉसिबल नहीं है जी कि मैं इसके बारे में अपने अपने ख्यालात का इजहार करूं। ये तो हुकूमत के ऊपर है, अगर वो किसी स्टेज के ऊपर सोचेगी और ये करेगी तो हम अपना रिस्पांस दे देंगे। अपने तई हम अपने KP में, गवर्नमेंट ऑफ KP में, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये मसला जो है इसका कोई परमानेंट हल जो वो तलाश किया जाए, और वो हम करते रहेंगे अपने तई। बाकी अगर फेडरल हुकूमत कोई इनिशिएटिव लेना चाहती है तो वो उनके ऊपर है कि वो कब लेंगे, किस किस्म का इनिशिएटिव। राइट राउफ साहब, मुझे ये भी जरूर आपसे क्विकली जानना है कि जो मुज़ाकरात के भी हवाले से जहां पर बात हम अभी कर भी रहे थे, तो कुछ इस किस्म की खबरें भी सामने आई और मैं चाहूंगी कि आप इसकी तस्दीक या तरदीद करना चाहें कि शायद इस पर भी सोचा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई जगह अलॉट कर दी जाएगी इस प्रोटेस्ट के लिए, और गालिबन पेशावर मोड़ के हवाले से कहा जा रहा है कि एक धरना पॉइंट शायद उसको डिक्लेयर किया जा सकता है इस मुज़ाकरात के नतीजे में। वुड PTI वांट दैट? PTI चाहेगी कि डी चौक के अलावा भी कोई एहतजाज के हवाले से कोई धरना पॉइंट आप लोग को दिया जाए और आप लोग अग्री कर जाएंगे इस पे? देखिए, अभी तक हमारी जो मार्च की कॉल थी वो थी कि इस्लामाबाद पहुंचने की। उसके बाद पार्टी डिसाइड करेगी कि क्या हमने करना है इसके बाद और कहां करना है। और ये इस्लामाबाद में कब तक दाखिल होना है? क्योंकि कुछ इस किस्म की भी खबरें आ रही थी कि आप लोग की जो स्ट्रैटेजी है वो बड़ी एक स्लो एंड स्टडी होगी, आराम आराम से इस्लामाबाद की जानिब बढ़ा जाएगा, ताकि आप मैक्सिमम चाहेंगे कि इनको मौजूदा हुकूमत को और जो इकदामात उनकी जानिब से एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं उसको एग्जॉस्ट कर दें आप लोग मजीद। सो यही स्ट्रैटेजी है, एक टेस्ट मैच के फॉर्म में नजर आएगा ये। वो कहते हैं ना, अपने ही दाम में खुद सयाद आ गया, तो इसी किस्म की कुछ जो हालत है इस वक्त, ये इलिजिटिमेट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेशन की है, मैंडेट चोर जमातों की जो बैठे हुए हैं इस वक्त सेंटर में। इन्होंने, लेकिन आप लोग की स्ट्रैटेजी क्या होगी? स्लो एंड स्टडी? सुन लीजिए ना, मैं बता रहा हूँ सर, कुछ सुन लिया करें, थोड़ा सा पेशेंस प्लीज। देखिए, ये जो है इन्होंने सारे मुल्क को लॉकडाउन कर दिया है, सारे मुल्क को, गलियों तक को लॉकडाउन किया है, 6 मोटरवेज को बंद कर दिया है, एक्सप्रेसवेज को बंद कर दिया है, रोड्स को बंद कर दिया है, शहरों के अंदर गलियों को बंद कर दिया है, खंदकें खोद दी हैं, पुलों के ऊपर जो है उनके नीचे खंदकें खोद दी हैं इन्होंने। कुछ ऐसा नहीं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मुल्क जो है वो हालत जंग में है, तो ओवरकिल इसको कहते हैं। अब जब हम दाखिल होंगे, हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? हमारी स्ट्रैटेजी है कि ये जो सयाद है ये अपने ही दाम में आया हुआ है, तो जरा इसको थोड़ा सा तड़पने दे, ये तड़पेगा, हिलेगा, जुलेगा, तो फिर देखेंगे कि क्या करना है। इसके बाद का स्टेप जो है वो हम डेफिनेटली अनाउंस करेंगे। राइट, बट हाउ कॉन्फिडेंट इज PTI रऊफ साहब कि अमिड्स ऑल दिस केओस, और जहां पे गवर्नमेंट की एक नजर आ रहा है बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट की एक अथॉरिटेरियन जो स्ट्रीक पे है, उसमें आप लोग उनको इस हद तक प्रेशराइज करने में या दबाव में लाने में कामयाब हो जाएंगे कि आप लोग के मुतालबात को वो तस्लीम, और मुतालबात क्या अल्टीमेटम्स को तस्लीम करने में वो आ जाएं? देखिए, मैं आपको पता है डायलॉग का आदमी हूं, मैंने बसा औकात और हर फोरम के ऊपर बैठ के कहा है कि जी बातचीत के जरिए मसला हल होना चाहिए। खान साहब ने भी 5-6 दिन पहले मीडिया टॉक में कहा था जी कि अल्टीमेटली तो हमने बातचीत ही करनी है, तो उस बातचीत के लिए हम कोशिश करते रहे हैं। वो जैसा कि मैंने अर्ज किया है कि कुछ थोड़ी सी ब्रेक थ्रू हुई थी, उस बारे में कोई एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात आगे बढ़ी थी, लेकिन तात्तुल है और हम उम्मीद करते हैं और हमारी कोशिश भी यही है कि उस तात्तुल को ख़त्म किया जाए, बातचीत दोबारा शुरू की जाए और बातचीत के जरिए ही मसाइल का हल जो है वो तलाश किया जाए। और एहतजाज तभी वाइंड अप होगा जब इमरान खान साहब को रिहा किया जाएगा, जिस तरह आज बुशरा बीबी हमारी मिनिमम जो है शर्त है कि जी ना सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि तमाम बेगुनाह कैदियों को जो पकड़ा गया हुआ है उनको रिहा किया जाए, उसके बाद बात आगे बढ़ सकती है, उससे पहले नहीं बात। और रऊफ साहब, आखिर में सिर्फ ये जरूर बता दीजिएगा, ये प्रोटेस्ट बाय द वे लीड कौन कर रहा है? बुशरा बीबी कर रही हैं, अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं, या अवाम कर रही है? देखिए, ये प्रोटेस्ट जो है ये अली अमीन गंडापुर साहब लीड कर रहे हैं। बुशरा बीबी साहब साहिबा यहाँ किसी पॉलिटिकल रोल में नहीं है, लेकिन वो इमरान खान साहब की बेगम साहिबा होने के नाते अपना एक कंट्रीब्यूशन जो है वो कर रही हैं। उनका कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है, ना ही खान साहब की बहनों का रोल है। ये बारहा खान साहब बार बार ये पॉइंट जो है रिएट्रेट कर चुके हैं। PTI कोई मारूसी सियासत को ख़त्म करने के लिए आई थी, तो उसको शुरू करने के लिए नहीं आई। रऊफ साहब, बुशरा बीबी को क्या ये सजेस्ट किया था कि वो इस एहतजाज का हिस्सा ना बने? क्योंकि खबरें कुछ इसी तरह से आई थी कि अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी के दरमियान जो है इस पे कुछ एक नोकझोंक हुई है, और बुशरा बीबी के आपको ऑलरेडी पता है नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स भी जारी हो चुके हैं 2 रोज कबल, और उनको कल के रोज पेश करने की भी नैब को हिदायत अदालत की जानिब से जारी की गई हैं। देखिए, इन खबरों में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है, लेकिन अगर वो अरेस्ट हो जाती है
देखिए वो बुशरा बीबी का अपना फैसला था कि उन्होंने इसमें अपना एक रोल प्ले करना है, तो उन्होंने एक रोल प्ले किया है, वो कर रही हैं। अब अरेस्ट वगैरह को देखेंगे कि वो क्या होता है। वो नहीं, लाज़मी बात है कि एप्रीहेंशंस उन्होंने उसके पार्टी बाद- में एप्रीहेंशंस थी रऊफ साहब कि वो देखिए, एहतजाज कैसे ना हो? देखिए वो उनका फैसला अपना है। अब उनका उसके जो अरेस्ट का पॉसिबिलिटी है उसको भी लाजमी बात है, उनके जो वकला हैं उसको देख रहे होंगे और वो कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि उसको अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो किस तरीके से उसको अवॉइड किया जाए। राइट, थैंक यू सो मच रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में My ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम में वक्त हुआ